बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का आर्टिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे। आइए जरा देखते हैं कि इस लेक्चर में हमारे पास सीखने को क्या कुछ है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जमीन के गिर्द चांद जो है वो इतने अरसे से घूम रहा है। वो ऑब्जेक्ट्स जो जमीन के गिर्द घूम रहे हो उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट। और चांद क्योंकि नेचुरली घूम रहा है, हमने नहीं भेजा, इसलिए हम कहते हैं कि ये नेचुरल सैटेलाइट है। और जिस पाथ में ये मूव करता है, इस पाथ को हम कहते हैं इसका ऑर्बिट। और हमारे पास ये जो मोशन है इसकी, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पर भी और टीवी में भी कि देयर आर सम सैटेलाइट्स व्हिच आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। कुछ ऐसे सैटेलाइट्स भी हैं जो हमने भेजे हुए हैं और जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, कहेंगे इसको भी सैटेलाइट ही, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये हमारी तरफ से भेजा गया है, तो ये हमारे पास कहलाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आज हमारे पास इन्हीं सैटेलाइट्स की वेलोसिटी कितनी होगी वो ही हम लोगों ने आज कैलकुलेट करना है, इसलिए आज का आर्टिकल हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। लेकिन उससे पहले बच्चों के जहन में जाता है कि यार ये सैटेलाइट जो है ये जमीन से हम कैसे भेजते हैं, और वो जो रॉकेट्स हैं वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पर जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए एक क्विक रिव्यू करते हैं, और वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये देखिए, हमारे पास एक रॉकेट है। जरा इमेजिन करें अगर मैं इस रॉकेट को हॉरिजॉन्टल फेंकूं 2 किलोमीटर पर सेकंड से। अब 2 किलोमीटर पर सेकंड अच्छी खासी स्पीड है, लेकिन यहां पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा ग्रेविटी की वजह से, और जमीन पर आकर गिर जाएगा। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर मैं बढ़ा दूं 4 किलोमीटर पर सेकंड कर दूं, तो अब देखेंगे ये ज्यादा आगे तक जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जमीन इसको अपनी तरफ खींच लेगी। और अगर मैं इस रॉकेट को 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दूं तो ये और आगे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर जमीन पर गिर जाएगा। अगर मैं इस रॉकेट को 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, तकरीबन 8 की स्पीड से फेंकूं, तो अब आप देखेंगे ये गिरते 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 भी एक चक्कर कंप्लीट कर जाएगा। अब वहां फ्रिक्शन तो है नहीं, स्पेस में जब फ्रिक्शन नहीं होगी और हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, तो फिर इसने अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो फिर ये दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, और हमेशा के लिए घूमता रहेगा। तो यहां इसने ऑर्बिट बनाया। स्पीड देखें कौन सी स्पीड है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। यानी मैं कह सकता हूं इस ऑर्बिट में इसकी जो स्पीड है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। ये इसकी इस ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी हुई। उसके बाद स्टूडेंट्स जरा देखिए, अगर मैं इसको और ज्यादा स्पीड दूं तो फिर ज्यादा स्पीड से अगर फेंकता हूं जैसे 10 किलोमीटर पर सेकंड से, तब भी ये हमारे पास एक ऑर्बिट बनाएगा। लेकिन आप देखेंगे वो ऑर्बिट अब एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है जैसे पहले था, बल्कि वो इस शेप को कहते हैं एलिप्टिकल। तो ये एलिप्टिकल शेप में मूव करेगा, और अगर आप और स्पीड देंगे तब भी ये एलिप्टिकल शेप में मूव करेगा। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑर्बिट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। तो हमारे पास किसी ऑर्बिट के अंदर किसी सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुई तो आपने देखा कि वो सैटेलाइट जो है फिर वो ऑर्बिट में नहीं रह पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी को। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है कि ये वो द नेसेसरी टेंजेंशियल वेलोसिटी फॉर ए सैटेलाइट टू रिमेन in a particular orbit around अर्थ। याद रखिएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ये वो वेलोसिटी होती है जो उसको चाहिए, सैटेलाइट को चाहिए, किस लिए कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट, जो भी उसका ऑर्बिट है, वो उस ऑर्बिट में जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता रहे। लेकिन स्टूडेंट्स,
आपको मालूम है ना कि जब भी कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी कहाँ होती है? उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। हमें कैसे पता चला? अगर आप एक रस्सी से पत्थर को बांधकर घुमा रहे हो, अगर रस्सी टूटे तो पत्थर उसी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाता है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर अलोंग टेंजेंट थी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से जब ये सैटेलाइट्स जो हैं ये सर्कल में मूव कर रहे होंगे तो इनका जो सर्कुलर पाथ होगा उस पे हर पॉइंट पर इनकी वेलोसिटी जो है वो अलोंग टेंजेंट होगी। इसलिए मैंने बोला कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी होनी चाहिए? वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास अगर एक सैटेलाइट इस तरह से मूव कर रहा है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और जब एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा तो हमारे पास कोई पॉइंट उस ऑर्बिट का ऐसा होगा जो जमीन के बहुत करीब होगा और कोई पॉइंट ऐसा होगा जो जमीन से दूर होगा। यानी एक पॉइंट पर ग्रेविटी ज्यादा होगी जो करीब होगा और एक पॉइंट पर ग्रेविटी कम होगी। जब सैटेलाइट मूव करेगा, जब वो उस पॉइंट से गुजरेगा जहां पर ग्रेविटी स्ट्रांग है तो वो तेजी से गुजरेगा गिरने से बचने के लिए, और जब वो उस पॉइंट पर गुजरेगा जहां पर ग्रेविटी वीक है तो वो आराम से गुजरेगा। इसका मतलब अगर आपके पास जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल हो तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पर वो तेजी से गुजरेगा सैटेलाइट, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी, और कहीं पर कम होगी, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मुसलसल चेंज हो रही है। अगर हम इस तरह से सपोज करें तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपके लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे? इमेजिन करें कि जो हमारा ऑर्बिट है वो एग्जैक्ट सर्कुलर हो। जब वो एग्जैक्ट सर्कुलर होगा तो जमीन से हर पॉइंट पर फासला एक जैसा होगा, तो फिर हर पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कांस्टेंट होगी, एक जैसी रहेगी। उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती स्टूडेंट। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और टेंजेंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। और आज का हमारा आर्टिकल ज्यादा ताल्लुक स्पीड से ही है। तो स्टूडेंट्स अब हम सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स जो है वो इमेजिन करेंगे। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, अगर मेरे पास सपोज करें ये अर्थ है और इस अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो ये है उसका वो ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट को मैंने क्या सपोज करना है? इस ऑर्बिट को मैंने सपोज करना है कि ये बिल्कुल सर्कुलर होगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जमीन के सेंटर से इस सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस होगा जमीन के सेंटर से, सरफेस से नहीं, उसे मैं स्मॉल आर कह देता हूं। तो ये जो आप लोगों के पास डायग्राम है बुक में, ये इस तरह से बनी हुई है। और स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। ये है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट कैसे करनी है, आइए जरा देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन को। स्टूडेंट इससे पहले कि मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको समझाऊं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पर आपको पता होना चाहिए, और वो ये कि अगर ये सैटेलाइट सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल में मूव करवाने वाली एक फोर्स होती है जो हमेशा सेंटर की तरफ खींचती है। याद है आपको, उसको हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया था। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो है उसका फॉर्मूला, कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करे तो याद रखिएगा उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगे टुवर्ड्स सेंटर, जिसका फॉर्मूला मैं अभी आपको बताता हूं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप करेंगे there must be a centripetal force on satellite। तो उस सैटेलाइट के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला जरा देखिए। वो फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। स्टूडेंट्स ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा, तो इसको आपको मालूम होना चाहिए। और ये चैप्टर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला।
तो यकीनन इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां को लगती है? याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। तो ये अगर हमारे पास सैटेलाइट है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सेंटर को खींच रही है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक और बात जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स ये देखिए, मेरे पास एक पत्थर है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब मैं कहूंगा भाई ये सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है, तो कहेंगे भाई इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं है। जैसे ग्रेविटी एक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक फोर्स है, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स उस तरह की फोर्स नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये पत्थर जो है वो सर्कल में इस वजह से घूम रहा है कि हमारे पास जो रस्सी है उसमें एक तनाव है, उसका एक टेंशन है, और उस टेंशन की वजह से पत्थर जा नहीं पाता और पत्थर सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। तो असल में वो फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है वो कौन सी है? वो टेंशन है। लेकिन क्योंकि टेंशन सर्कल में घुमा रही है, इसलिए मैं कहूंगा हमारी टेंशन की जो फोर्स है, टेंशन इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? टेंशन है, जिसको अब हमने सेंट्रीपिटल का नाम दे दिया। बिल्कुल इसी तरह से आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम यहां पर भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन की सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बना रहा है? आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस हर टाइम। तो आपको मालूम है ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हुई। तो मैं कहूंगा एक्चुअली में सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि मैग्नेट्स के दरमियान में फेंकें तो वो चार्ज भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब मैं कहूंगा कि यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन कौन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट कर रहा है? तो मैं कहूंगा ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से आज हम सैटेलाइट्स को पढ़ रहे हैं, हमारा सैटेलाइट भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसका मतलब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स है भाई। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? हु इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो आपको पता है यहां तो ग्रेविटी है, तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मतलब कहने का यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स जो फंडामेंटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे अगर वो सर्कल में मूव करवाए। जैसे सैटेलाइट को अगर ग्रेविटी सर्कल में मूव कराए, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल में मूव करवाए, हमारे पास चार्जेस को मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सर्कल में मूव करवाए, या टेंशन जो है वो पत्थर को सर्कल में मूव करवाए। तो इसका मतलब हु इज प्रोवाइडिंग दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? तो याद रखिएगा हम कहेंगे कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, ये मुहैया की जा रही है किसकी वजह से? इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर एक्ट कर रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G m1 m2 लिखते हैं, लेकिन यहां मैं एक तरफ जमीन का मास होगा उसको कैपिटल M कह दिया, एक तरफ सैटेलाइट का मास है उसको मैं स्मॉल m कह देता हूं, और मैं उसके साथ s भी लिख दूं, मास ऑफ सैटेलाइट। अगर यहां पर मैं मास ऑफ सैटेलाइट लिखूंगा और F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये r क्या है? ऑर्बिट का रेडियस, और ये जो वेलोसिटी है ये भी हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और इसी तरह यहां पर मैंने मास ऑफ सैटेलाइट लिखा है तो यहां पर भी मैं मास ऑफ सैटेलाइट लिखूंगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो मैं कहूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये देखिए जी, हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to centripetal force। तो फिर तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू Fc। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा, G
mv/r²। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये मास भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा gm/r, इधर रह जाएगा और यहां रह जाएगा v0 का स्क्वायर। अब हमें तो वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम अंडर रूट लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इधर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर अंडर रूट रह जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा gm/r अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात जरा तवज्जो कीजिएगा, हम देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है इसका डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है। ये देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस ज्यादा करूंगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो हमारे पास बड़े ऑर्बिट्स हैं वहां ऑर्बिटल वेलोसिटी कम और जो हमारे पास छोटे ऑर्बिट्स हैं वहां ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसे हम बोलते हैं ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बहुत फेमस हमारे पास ये सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट जो है वो जमीन के बहुत करीब होता है और इसकी स्पीड जो है वो 27,600 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में ये तकरीबन 28,000 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है। अब ये काफी ज्यादा स्पीड है क्योंकि ये बहुत करीब है जमीन के। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप देखें ये जो जीपीएस हैं जो आपके मोबाइल में लोकेशन बताते हैं, गूगल अर्थ से लोकेशन बताते हैं, ये जीपीएस सैटेलाइट होते हैं। जीपीएस सैटेलाइट जमीन से काफी दूर होते हैं। अगर आप इनकी स्पीड देखेंगे तो ये बहुत कम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं उनके मुकाबले में, और इनकी स्पीड तकरीबन 14,000 किलोमीटर पर आवर होती है। तो जितना आप जमीन के करीब उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा, जितना डिस्टेंस जमीन से कम उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा, और जितना डिस्टेंस जमीन से ज्यादा उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम। तो ये इनवर्स रिलेशन को जरूर समझें। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम एक और फैक्टर देखें, मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक ऑर्बिट है हमारे पास, इस ऑर्बिट में एक छोटा सैटेलाइट है, सपोज करो उसको वेलोसिटी चाहिए, एक बात कर रहा हूं कि 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसी ऑर्बिट में एक बड़ा सैटेलाइट डालूं तो बताएं इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, 10 से ज्यादा या 10 से कम? सोचे, इसका आंसर दे। और आप में ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर ज्यादा चाहिए, ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करें, और इस फार्मूले में कहीं पर भी सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा क्योंकि सैटेलाइट का मास तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब अगर एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में छोटा सा सैटेलाइट हो या बहुत बड़ा सा सैटेलाइट हो, क्योंकि जब तक वो उस ऑर्बिट में है उसको वेलोसिटी सेम चाहिए उस ऑर्बिट में रहने के लिए। और स्टूडेंट्स अगली बात तो यहां पर फिर मैं लिख देता हूं कि मास ऑफ सैटेलाइट इज अनइंपॉर्टेंट। मास ऑफ सैटेलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरी बात स्टूडेंट्स वो ये है, अगर एक सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में कोई खास वेलोसिटी चाहिए उस ऑर्बिट में रहने के लिए, उस ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अगर उस ऑर्बिटल वेलोसिटी से आप उसकी वेलोसिटी ज्यादा कर दें, सपोज करें कोई थ्रस्टर्स लगे हुए उसके अंदर जिस वजह से आप उसकी वेलोसिटी ज्यादा कर देते हैं, तो जब आप इसकी वेलोसिटी ज्यादा करेंगे अब ये इस ऑर्बिट में नहीं रह सकता और ये आहिस्ता आहिस्ता इस ऑर्बिट से निकलना शुरू हो जाएगा, जमीन से दूर जाना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है और आप इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें किसी वजह से, तो फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जमीन के करीब आना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये जमीन पर गिर जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि एनी स्पीड लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो ऑर्बिटल स्पीड है अगर आप उससे कम स्पीड दें, एनी स्पीड लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी विल टेक द सैटेलाइट को ले आएगा क्लोजर टू अर्थ, जमीन के करीब। तो अगर वो सैटेलाइट
जमीन पर उस ऑर्बिट में रहना चाहता है तो फिर उसको वो वेलोसिटी चाहिए। अब होता क्या है कि वहां पर एयर की फ्रिक्शन ना होने के बराबर है, इस वजह से हमारे पास वेलोसिटी कम नहीं होती, जो सैटेलाइट है वो उसी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आज का आर्टिकल था। आई होप कि आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी को समझ में आई होगी। लेकिन अगर आप सैटेलाइट्स को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं कि ये कैसे जाते हैं ऊपर, तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 3 का एक आर्टिकल है रॉकेट प्रोपल्जन, और हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल है एस्केप वेलोसिटी, जिसमें मैंने ये सारा प्रोसीजर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहते हो तो वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।